Hello everyone, welcome back. So we are doing development experiences of India in comparison और a comparison with neighbors. हमारे neighbors हम कौन कौन से देख रहे हैं? हम चाइना एंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. तो आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अ डेवलपमेंटल पाथ अ स्नैपशॉट व्यू. तो यानी डेवलपमेंटल पाथ जब से कंट्री सेटअप हुई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, रिपब्लिक ऑफ चाइना सेटअप हुआ, उसके बाद से हमने कौन से डेवलपमेंट के पाथ चूज किए वो हम देखने वाले हैं आज. सो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मेनी सिमिलैरिटीज. अभी तो हमने पॉलिटिकल सेटअप में देख लिया कि जो हमारे पॉलिटिकल सेटअप में तो बिल्कुल भी जो सिमिलैरिटीज है वो नहीं है. लेकिन अब हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं कि जब से सेटअप हुई कंट्री, उसके बाद से जो डेवलपमेंट के पाथ्स ऑप्ट किए वो क्या उनमें सिमिलैरिटीज थी या नहीं थी वो हम देखेंगे. ठीक है. सो क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और डिसिमिलैरिटीज थी वो देखते हैं. शुरू करते हैं हम. All the three nations have started towards the developmental path at the same time. यानी सबने जो डेवलपमेंट शुरू किया, डेवलपमेंटल पाथ शुरू किया वो सेम टाइम पे किया. कैसे? इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए 1947 में एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना सेटअप हुआ 1949 में. हमसे 2 साल बाद ही हुआ था वो. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये एक लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की लाइन है. These new and revolutionary changes in China and India, even though they differ in content, symbolize the new spirit of Asia and new vitality which is finding expression in the countries in Asia. ये सेंटेंस हावेवर हमारा ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, आपकी बुक में था, बट इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क किसने ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है. तो इस वजह से मैंने स्टेटमेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे सो दैट आपकी नज़र पड़ जाए. आगे बढ़ते हैं हम. पहला पॉइंट ये था कि तीनों ही कंट्रीज ने जो आपका सेटअप था वो सेटअप सेम टाइम पे स्टार्ट किया था. इसके बाद है ऑल थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन अ सिमिलर वे. यानी उनकी टाइमिंग तो सेम थी लेकिन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज भी सेम सिमिलर वे में है. कैसे? 5 ईयर प्लान. जैसे आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है ये 5 ईयर प्लान्स ऑप्ट करता है, ऑप्ट करता था. अब तो हमने 5 ईयर प्लान्स बंद कर दिए कुछ टाइम पहले से. सो हमने अब तक जो डेवलपमेंट प्लानिंग की है, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू करे, जिसमें हम क्या करते हैं, आने वाले 5 ईयर्स के लिए टारगेट सेट करते हैं. एज यू ऑल नो वी हैव डन दिस इन सेकेंड चैप्टर. तो 5 ईयर जो प्लान था वो आपका इंडिया में 1951 में अनाउंस किया गया था. पाकिस्तान में ये 1956 में करा गया था, जिसको मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहते हैं. एंड चाइना ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में. तो इंडिया ने 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में एंड चाइना ने 1953 में. ठीक है. तो इस तरह से 136 आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में से, वो आपको ध्यान रखना है. राइट. इसके बाद है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज. जो इंडिया है और पाकिस्तान है उन्होंने भी आपकी क्या करी थी, सिमिलर स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करी. चाइना ने सिमिलर स्ट्रैटेजीज ऑप्ट नहीं करी थी, क्योंकि चाइना एक कमांड इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया. मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका लार्ज पब्लिक सेक्टर पे को क्रिएट किया गया और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सोशल डेवलपमेंट किया गया. यानी बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही वर्क कर रहे थे, लेकिन उसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसको जो इनिशियल डेवलपमेंट का फेज था वो उसको दिया गया. दोनों ही कंट्री में सेम तरह की स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करी गई. टिल द 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम. यानी 1980 तक चाइना की और इंडिया की और जो हमारे पाकिस्तान है इनके जो ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट सेम था. जो पर कैपिटा इनकम था वो भी ऑलमोस्ट सेम था. राइट. So this is the similarities between the three nations, three countries, India, China, and Pakistan. Now let's talk about the developmental path or the you can say policies opted by the China. Fine. People's Republic of China under one-party rule, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government controls, because वहाँ पे one party rule है and जितने भी critical sectors थे, enterprises थे, lands थे, वो सब government के control में आ गए थे. This is all about, मतलब basically यही socialist economy होता है कि जो भी major sectors होते हैं, जो enterprises होते हैं,
वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, राइट। इसके बाद जो चाइना ने जो कुछ पॉलिसीज ऑप्ट करी, एक आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड था यानी जीएलएफ था, उसके बाद ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन था, और उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म्स अपनाए। तो ये तीन आपको पता होने चाहिए, जीएलएफ और कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसके बाद रिफॉर्म्स, इसके बाद और भी कुछ पॉलिसीज हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं क्या उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज ऑप्ट करी। जीएलएफ कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। जीएलएफ कैंपेन जो था उसको 1958 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन एम था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ऑन अ मैसिव स्केल। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों को अपने बैकयार्ड्स में छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए दिया गया, फोकस किया गया। तो इतने बड़े लेवल पर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ किया था। इसके बाद है हमारा इन रूरल एरियाज। इन रूरल एरियाज में हमारा क्या था कि जो हमारे लैंड्स थी, जो कम्यून्स थी, वो लैंड्स पे क्या, लैंड्स को कम्यून्स में स्टार्ट किया गया। जो भी एग्रीकल्चर या रूरल एरिया हो रहा था वहाँ पे क्या था कि जो लोग थे उनको एक ग्रुप को लैंड दे दिया जाता था, कम्यून कम्यून सिस्टम बनाया जाता था, कह सकते हो कम्युनिटी बनाई जाती थी, जिसमें पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेटेड लैंड, सबको एक साथ लैंड दी जा रही थी और सब एक साथ खेती करते थे। बिकॉज अगर हम स्मॉल लैंड्स पे, स्कैटर्ड लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं तो उतना हमें लार्ज स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर बड़ी लैंड होती है तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो दैट्स वाई कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए उनको एक कॉमन लैंड दिया गया। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन, यानी 26,000 कम्यून्स दे दिए गए थे। हर एक कम्यून पे ग्रुप ऑफ फार्मर्स काम कर रहे थे। जितनी भी फार्म पॉपुलेशन थी उन सबको लैंड दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और सभी उसमें खेती करते थे। और जो अमाउंट होता था वो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देने के बाद, या जो भी गवर्नमेंट उनको पैसे देती थी, जो भी उनके प्रोसीजर्स होते थे। अब जीएलएफ के बाद क्या हुआ, जीएलएफ उन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। कम्यून्स वगैरह स्टार्ट तो किए गए थे लेकिन फिर भी ड्रॉट जो आया, ड्रॉट, ठीक है, जो ड्रॉट आया उसमें 30 मिलियन लोग की डेथ हो गई थी। रशिया के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे रशिया ने जो प्रोफेशनल्स भेजे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो सारे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो ये कुछ फिर बाद में जीएलएफ में प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसके बाद 1965 में माओ जो थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शुरू किया आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 टू 76, 10 ईयर्स का था, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside। यानी ये स्पेशलाइजेशन पे नहीं, सब तरह का काम सभी तरह को दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जो भी रूरल एरिया है, जो कंट्री साइड है, जो सराउंडिंग है, वहाँ पे उनको जाकर काम करने के लिए कहा जाता था। इससे थोड़ी इक्वालिटी इंक्रीज होती। जो एरियाज बैकवर्ड थे उनको भी कह सकते हैं उनका भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता। तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन में ये स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1978 में फाइनली रिफॉर्म स्टार्ट किए गए। रिफॉर्म्स जैसे इंडिया में रिफॉर्म्स 1991 में सेटअप किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, वैसे ही चाइना में रिफॉर्म स्टार्ट होने लग गए। अब रिफॉर्म्स में क्या क्या किया गया वो देख लेते हैं हम। दो फेसेस थे, इनिशियल फेज था और एक लेटर फेज था, यानी शुरुआती दौर और बाद के दौरों में क्या चेंजेस थे वो देखते हैं। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर। कौन कौन से सेक्टर में किया गया इनिशियल फेज में, ये नोट डाउन कीजिएगा। एक तो था एग्रीकल्चर में था, तो ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे पहले रिफॉर्म किया गया। फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स किए गए, और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर पे फिर फोकस करना शुरू करा। इन एग्रीकल्चर फॉर इंस्टेंस कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। अब कम्यून लैंड्स इकट्ठे लैंड नहीं था, अब उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करे गए, और इसके बाद है लोगों को इंडिविजुअली एलोकेट कर दिए गए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को। जो भी इनकम उनकी होती थी पर्सनल वो अपने पास रख सकते थे, उनको सरकार को एक टैक्सेस पे करना पड़ता था, उसके बाद वो अपनी इनकम जो था वो सेव कर सकते थे। तो पहले शुरुआती फेज में उन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब में रिफॉर्म्स करने शुरू करे। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में फाइनली बाद में रिफॉर्म शुरू करे गए। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन जनरल, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बैकयार्ड वाली जो एंटरप्राइजेस थी, which were owned and operated by local collectives in particular, were allowed to produce goods। यानी अब फ्री किया गया, पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था सब कुछ, अब प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे फ्री किया गया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, जो जैसे इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पे उसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी एसओईज कहते हैं,
उनको भी कंपटीशन फेस करने के लिए दे दिया गया। कंपटीशन का मतलब क्या था कि लेट्स सपोज ये पेन है, ये पेन पहले गवर्नमेंट कंपनी बना रही थी तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर को बनाना या प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं था। इसके बाद आपका क्या हुआ कि जब कंपटीशन है तो अब ये पेन जो है ये प्राइवेट भी बना सकता है, गवर्नमेंट भी बना सकती है, और सब आपस में कंपटीशन करेंगे। जिनका प्रोडक्ट अच्छा होगा कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट परचेज करेगी। फाइन। इसके बाद जो अगला रिफॉर्म प्रोसेस था उसमें डुअल प्राइसिंग को इन्वॉल्व इंट्रोड्यूस किया गया। डुअल प्राइसिंग से सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। डुअल प्राइसिंग क्या था? डुअल प्राइसिंग पे पहली प्राइसेस थे, पहला क्या होता था कि दो प्राइसेस थे। एक तो था वो प्राइस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ था, दूसरा था मार्केट प्राइस। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती थी जिसमें फार्मर्स को और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कंपलसरी था बाय और सेल करना जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए उस प्राइसेस पे। लेट्स सपोज 10 रुपए किसी भी चीज का रेट है, 10 रुपीज गवर्नमेंट ने फिक्स किए किसी भी चीज का, इनपुट का या आउटपुट का, या लेट सपोज इनपुट का रेट 10 रुपीज फिक्स किया गया है, आउटपुट का रेट 20 रुपीज फिक्स किया गया है। तो इन कुछ अमाउंट्स, कुछ सम नहीं, यहाँ पे आपको बोल रहा है क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ इनपुट्स जो थे, कुछ इनपुट्स है कुछ आउटपुट्स, उनको गवर्नमेंट के प्री डिसाइडेड यानी फिक्स प्राइसेस पर खरीदना और बेचना पड़ता था। और सेकंड आपका जो भी रेस्ट थिंग्स थी जो जिसका प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया हुआ था, उनके प्राइसेस जो थे वो मार्केट डिटरमाइन करता था, और उस पे मार्केट के प्राइसेस पे आप लोग जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फार्मर्स थे, वो सेल कर सकते थे। इन शॉर्ट एक्चुअली क्या है कि लेट्स सपोज वीट है तो वीट का प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, तो वीट को जो है उसी रेट पर आप खरीदेंगे, सेल करेंगे एंड बाय करेंगे। इसके बाद है वीट के अलावा अगर लेट्स सपोज पल्सेस है, उसका गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं कर रखा तो वो मार्केट प्राइसेस पर है। तो दोनों ही तरह की प्राइसेस इकोनॉमी में चल रही थी, गवर्नमेंट के फिक्स प्राइसेस भी एंड मार्केट के प्राइसेस भी। तो इसीलिए इसको कहा गया था कि डुअल प्राइसिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था, सो दैट जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो भी उसके अ, जो भी जिस भी मोटिव से इसको सोच के रखा गया था, मे बी एसेंशियल कमोडिटीज हो सकती हैं, कि एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल हो या कुछ लोग हो उनको सिक्योरिटी मिले, तो इस वजह से ये पॉलिसी स्टार्ट की गई। इसके बाद है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आता है कि ये डोमेस्टिक थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात हो रही थी। अब अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है कि भाई बाहर से इन्वेस्टर्स आए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए। इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए थे। तो चाइना में इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? SEZ जिसको हम कहते हैं, SEZ, कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करती है तो उनको कम टैक्सेस या टैक्सेस का प्रोसीजर इजी होता है। अगर वो बोरो वगैरह कर रहे हैं तो जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी फ्रेमवर्क होता है, जो भी प्रोसीजर्स होता है, जो भी काम करने में जो भी मुश्किलें आती है, वो सारी चीजें इस जोन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए सारी चीजों को इजी कर दिया जाता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को इजी कर दी जाती है, सो दैट फॉरनर्स जो है वो अट्रैक्ट हो और उस वाले पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करें। राइट। सो इस वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी, FDI काफी इन्फ्लो होता है। तो दीज वर द पॉलिसीज ऑप्टेड बाय द चाइना। पहला उन्होंने GLF किया, GLF उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, और रूरल एरिया के लिए उन्होंने लैंड जो थे, जो कल्टीवेशन था, वो कल्टीवेशन कलेक्टिवली कल्टीवेशन स्टार्ट किया उन्होंने। इसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, जो भी प्रोफेशनल्स थे उनको रशिया ने विड्रॉ कर लिया, ड्रॉट वगैरह आया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया जिसमें कंट्री साइड जाकर जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जाकर काम करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता। इसके बाद है 1978 में फाइनली चाइना में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे आपका रिफॉर्म्स किया गया, और लेटर फेज में जो था वो इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया। जो भी कंपनीज थी, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लिबरल किया गया, कि प्राइवेट सेक्टर को आपको फ्रीडम दे रहे हैं। जो पहले गवर्नमेंट की एकदम रिस्ट्रिक्शन थी ना, उन सबको धीरे धीरे ओपन किया गया। रिफॉर्म्स का मतलब होता है लिबरलाइजेशन किया गया। अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले गवर्नमेंट के लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा था, सबको इंडिविजुअली दे दिया गया, सब अपने अपने प्राइवेट लेवल पे काम कीजिए, और उससे जो भी इनकम हो रही है वो आप अपने पास रखिए टैक्सेस पे करने के बाद। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को कंपटीशन फेस करने के लिए दिया गया। डुअल प्राइसिंग के लिए यानी मार्केट प्राइसेस को भी छोड़ दिया गया। प्राइसेस सारे के सारे गुड्स के प्राइसेस
गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी, मार्केट प्राइसेस को भी अलाउ किया गया। तो एंड इसके बाद बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज वो एक डेमोक्रेटिक एक लिबरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए SEZ की को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू कर दिया चाइना ने आफ्टर 1978, एंड स्टिल ये धीरे धीरे जो है वो आपका दे रहा है। कई हद तक प्रोडक्शन के लिए लिबरलाइज कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि सोशल लाइफ वहाँ पे लिबरलाइज हो रही है, जैसा कि हमने अभी कोविड वगैरह के टाइम पे भी देखा था कि कुछ डेटा वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल सेटअप। तो वो हमारी बात की बात है, हम इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। इसके बाद है पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई? भाई जो इंडिया ने जिस तरह की पॉलिसीज करी, ऑलमोस्ट सेम चीज आप देखोगे पाकिस्तान के साथ। क्या क्या है देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। In the late 1950s and 60s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework. Regulated policy framework का मतलब है पॉलिसी तो स्टार्ट किया गया, बट वो क्या था? रेगुलेटेड था, गवर्नमेंट से रेगुलेशन में था। टैरिफ प्रोटेक्शन, टैरिफ प्रोटेक्शन क्यों किया गया? टैरिफ प्रोटेक्शन, कंज्यूमर गुड्स जितने भी हैं उन पे टैरिफ वगैरह लगाए गए। टैरिफ से प्रोटेक्शन बेसिकली ये था कि हमारे जैसे इंडिया में भी अगर आपको याद हो, शुरुआत में हमने टैरिफ और कोटा और टैरिफ वगैरह को इंट्रोड्यूस किया था सो दैट हमारे डोमेस्टिक गुड्स को, डोमेस्टिक कंपनीज को एक प्रोटेक्शन मिल पाए। वैसे ही पाकिस्तान ने भी था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आने वाली गुड्स को आपका टैरिफ लगाया गया, उस पर टैरिफ लगाया गया। तो उसकी वजह से अगर टैक्सेस लग जाएंगे तो इम्पोर्ट कम होगा, तो इस तरह से लोग जो है वो डोमेस्टिक गुड्स जो बने हुए हैं वो यूज करेंगे। डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल का मतलब है कोटा, यानी कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्चुअली में क्वांटिटी को कंट्रोल किया गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये हमने करा हुआ है। फाइन। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वहां पे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। मैकेनाइजेशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड एरिया, एग्रीकल्चर एरिया में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई उसमें। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यूज़ करना उन्होंने शुरू करा, जिससे उनके भी एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ आई और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। 1970s में उन्होंने कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज किया हुआ था, यानी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कौन करते थे? नेशनल, यानी गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ हो रहा था। ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है 1970s में उनको सबको नेशनलाइज कर दिया गया, सबके ऑनर को गवर्नमेंट को बना दिया गया। लेकिन उसके बाद ही लास्ट के सालों में ही 1970s में ही एंड में ये पॉलिसी वापस से चेंज किया गया और वापस से चीज़ों को डी नेशनलाइज किया गया एंड प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया। तो शुरुआत में तो इन्होंने प्राइवेट पब्लिक कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने डी नेशनलाइज कर लिया और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया। बिकॉज आप देख सकते हैं कि चाइना ने भी बाद में लिबरलाइजेशन ऑप्ट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी बाद में लिबरलाइजेशन ऑप्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज जब तक प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज नहीं किया जाएगा तब तक हम उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर पे फोकस कर रहे थे तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लैग्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जो प्राइवेट सेक्टर उसको दूर कर देता है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना बहुत यानी कैपिटलिस्ट को अप्रोच को थोड़ा सा अपनाना ग्रोथ को लेकर आता है, राइट। इसके बाद है कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर भी जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में सेटअप किए गए थे, वैसा ही कुछ देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहली बात तो पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट पे रहता है, वेस्टर्न नेशन एंड रेमिटेंसेस पे। फाइनेंशियल सपोर्ट उसको बाहर की कंट्रीज से मिल रहा था, तो अगर सपोर्ट मिल रहा है उसको बाहर से तो इससे उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आप इन्वेस्ट करोगे तो हम ये आपको ऑफर देंगे, ये इंसेंटिव देंगे, एनकरेजमेंट दे रही थी। तो इस वजह से जो हमारी उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो आपका स्टिमुलेट हुआ, वो आपका इंक्रीज हुआ। वापस से 1988 में जो हमारा पाकिस्तान है उसने भी रिफॉर्म दैट इज लिबरलाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो दैट्स इट अबाउट द पॉलिसीज और डेवलपमेंटल पाथ और द फ्रॉम देयर एस्टेब्लिशमेंट टिल नाउ कि क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज अपनाया और किस तरह से उन्होंने काम किया।
इंडिया का तो हम शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुआ, एंड फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाई, हम लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हैं, पावर्टी में हम कहाँ तक पहुंचे। तो हम इंडिया का तो डेवलपमेंटल पाथ तब से देखते ही आ रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान के बारे में स्टडी किया और हमने चाइना के बारे में स्टडी किया कि एक्चुअली में इनका जो है कि उन्होंने कौन कौन से डेवलपमेंटल पाथ, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज, उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किस तरह से काम किया। तो आज अब आगे हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये काम उन्होंने किया, एक्चुअली में रिजल्ट क्या है, वो हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।